नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और किसी भी युद्ध में जीत और हार के बीच का अंतर कौन तय करता है? कई सारे अलग अलग इसके मपने हैं, यानी मापक हैं, पैरामीटर्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, कई सारे। लेकिन सबसे बड़ा जो मपना है, मतलब उस फर्क को मापने के लिए जो मपना है, वो है कि किसकी सेना में फूट पड़ती है, किसकी सेना में भगदड़ मचती है। आप ऐतिहासिक रूप से जब भी युद्धों के बारे में पढ़ेंगे तो कई बार पाएंगे कि बड़े बड़े युद्ध में जो बड़ी सेना और ताकतवर सेना थी, पहले से स्टेब्लिश कि ये ताकतवर सेना है, वो हार गई छोटी सेना के साथ। और छोटी सेना के सामने हारने वाली बड़ी सेना की हार की वजह जो बनी, वो सेना के भीतर फूट, सेना में मची भगदड़। ये चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अमेरिकी सेना में भगदड़ की खबर। ईरान के खिलाफ युद्ध लड़ने से अमेरिका के सेना प्रमुख समेत तमाम टॉप कमांडरों ने मना कर दिया और इसके बाद अमेरिका के आर्मी चीफ को बर्खास्त कर दिया गया। जबरिया इस्तीफा लिया जा रहा है। ये खबर पुष्ट हो चुकी है पेंटागन से। इसके पीछे खबर तो शुरू में बस एक आई कि अमेरिका के आर्मी चीफ से जबरिया इस्तीफा लिया जा रहा है। और कौन ले रहा है? पीट हेग्सेट, जो अमेरिका का युद्ध मंत्री ऑब्लिक रक्षा मंत्री है। फॉक्स न्यूज का एक एंकर, ये फॉक्स न्यूज में एंकर हुआ करता था हेग्सेट। फॉक्स न्यूज का एक एंकर अमेरिका के आर्मी चीफ को जबरिया हटा रहा है। इससे बड़ी खबर युद्ध काल में नहीं हो सकती है। युद्ध काल में ट्रंप के प्रशासन में, ट्रंप की सरकार में सुनामी की स्थिति है। इस्तीफे दनादन, सिर्फ आज जो इस्तीफों की खबर है वो 3 से 4 इस्तीफों की खबर है। जिन इस्तीफों के बारे में आगे अटकलें लगाई जा रही हैं वो और भी गंभीर हैं। उसमें अब आर्मी के बाद इंटेलिजेंस पर नजर, एफबीआई के डायरेक्टर काश पटेल समेत कई निशाने पर हैं। यानी अभी धड़ाधड़ इस्तीफे होने जा रहे हैं अमेरिका में, ट्रंप के प्रशासन में। कई बार, एक बार नहीं, हमने कई बार कहा है कि ईरान में रिजिम चेंज के चक्कर में ये अमेरिका में रिजिम न चेंज हो जाए। ये पागल कहते हैं सनकी राजा, ये सनकी राजा इसी सनक में खुद ना रवाना हो जाए। और हालात उसी तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। भाव को जरा लाइए, इस खबर को बड़ी गंभीरता से, इसके खबर के हर पहलू को समझना जरूरी है। स्वागत है भाव। इस युद्ध में इसे निर्णायक मोड़ माना जा सकता है। ये अगर आज आर्मी चीफ को हटा रहा है पीट हेग्सेट, अगला आर्मी चीफ आएगा, अगला आर्मी चीफ उसका जो है सूटकेस उठा के घूमता था, जो ब्रीफकेस था रक्षा मंत्री का, तो क्या वहां पर अब आर्मी भी ट्रंप के साथ मजबूरी में काम करेगी या आर्मी में कोई बड़ा रिवोल्ट हो जाएगा? क्योंकि 2023 से जो आर्मी चीफ जिनको जबरिया हटाया गया है, 2023 से आर्मी चीफ थे और 2027 तक उनका कार्यकाल था। अमेरिका के योग्य, सबसे जो योग्य सेना अफसर हैं उनमें से उनकी गिनती थी। जरा हेडलाइंस लाइए, फिर खबर के भीतर विस्तार से चलेंगे। यूएस में गिर रहे बड़े विकेट, अटॉर्नी जनरल आर्मी चीफ के बाद किसका नंबर? अब अटॉर्नी जनरल आप सोचिए, जो बॉन्डी थी, जिनके वीडियोज कई बार आपने देखा होगा, कितना बेइज्जत हुई सिर्फ ट्रंप को बचाने के लिए। अटॉर्नी जनरल को हटा दिया गया क्योंकि डीओजे, जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, न्याय विभाग अमेरिका का, उसी के पास एप्स्टीन फाइल्स है। और कहा गया ये बॉन्डी खुद अपनी इज्जत गंवाई। कितना लोगों ने लताड़ा भरी मीटिंग में, कांग्रेस वहां पर बुला लेती है, कॉल कर लेती है, कोई भी हो, वो डीओजे की चीफ हो या एफबीआई की हो या इंटेलिजेंस की चीफ हो, जैसे तुलसी गेबार्ड को आपने उस दिन देखा था, बुला करके उनसे सवाल जवाब होता है। बॉन्डी को इतना आपने सुना होगा, इतना जलील किया लोगों ने कि ये फाइल क्यों नहीं तुमने सामने रखा, क्यों छिपा के रखा,
इन बच्चियों के साथ क्या हुआ था, इन बच्चियों को क्यों धमकाया, बहुत तरीके से उसको जो है हटा दिया कि तुम अच्छे से बचाव नहीं कर पाई। दरअसल डीओजे में मकसद था ट्रंप का कि ऐसे लोगों को बिठा करके रखा जाए जो विरोधियों को निपटावे। वो भारत मॉडल लागू करना चाहता था। गुरु बेसिकली बड़े वाला नहीं है, गुरु छोटे वाला है, बड़ा वाला चेला है, इस मामले में बहुत कुछ सीख रहा है। ईरान जंग के बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री ने मांगा सेना प्रमुख रैंडी जॉर्ज का इस्तीफा। आगे चलिए, ये सेना प्रमुख रैंडी जॉर्ज का इस्तीफा, हेडलाइंस बस देखिए आप अभी। ईरान जंग में फंस गए ट्रंप, तभी धड़ाधड़ हटा रहे अपने खास, अब काश पटेल समेत 3 पर चलने जा रहा हंटर। आगे चलिए, यूएस ने चीफ जनरल रैंडी जॉर्ज को हटाया, क्या ईरान में जमीनी लड़ाई का विरोध महंगा पड़ा। आगे चलिए, ये हेडलाइन याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यूएस फौज में ऑल इज नॉट वेल, जंग के बीच रक्षा मंत्री सेना प्रमुख को जबरदस्ती करवा रहे हैं रिटायर, मचा बवाल। आगे चलिए, अमेरिका ने अपने सेना प्रमुख को किया जबरन रिटायर, क्या ट्रंप नाराज है। चलिए खबर अंदर की भी ले आइए। हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी कैबिनेट में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अटलांटिक न्यूज के मुताबिक एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल समेत कई अधिकारियों को ट्रंप प्रशासन छोड़ना पड़ सकता है। अटलांटिक ने गुरुवार को व्हाइट हाउस की योजनाओं से परिचित लोगों का हवाला देते हुए बताया कि एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल समेत आर्मी सेक्रेटरी डैनियल डिस्क्रॉल, आर्मी सेक्रेटरी मतलब आर्मी चीफ हटाया है, आर्मी सेक्रेटरी भी जा रहे हैं, लेबर सेक्रेटरी लोरी चावेज डेरेमर के ट्रंप प्रशासन छोड़ने पर चर्चा चल रही है। यानी काश पटेल, डेनियल डिस्क्रॉल और लोरी चावेज, ये अगला विकेट है, 3 विकेट और गिरने वाले हैं। चलिए हटा दीजिए, अगला अगले लाइए। हाल ही में ट्रंप प्रशासन से पूर्व अटॉर्नी जनरल पॉम बॉन्डी को उनकी नौकरी से हटा दिया गया था। पिछले महीने होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम को भी हटा दिया गया था। होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी मतलब हो गया, वहां होमलैंड कहते हैं अपनी धरती को, तो गृह मंत्री जैसा पोस्ट ही हो गया। अब खबरें हैं कि कई और अधिकारी हटाए जाने वाले हैं। इसके अलावा डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेक्सेथ ने आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को भी उनके पद से हटा दिया। इसके अलावा जो केंट को भी अमेरिका ने नेशनल डायरेक्टर के पद से हटा दिया है। जो केंट वही जिन्होंने इस्तीफा दिया था। आगे चलिए, हालांकि और लोग कब हटाए जाएंगे इसका सही समय अभी साफ नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी तक कोई फाइनल फैसला नहीं लिया है। हालांकि ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में नो स्कैल्प्स यानी किसी को भी नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, ये नियम बनाया था। ये स्पेशली हम आपको दिखा रहे हैं, ये वाला जो स्क्रीनशॉट है, लेकिन अब ये नहीं माना जा रहा है। ट्रंप इस कार्यकाल में जब आया तो नियम बनाया नो स्कैल्प्स यानी किसी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, और जितनों की नौकरी से निकाल रहा है उतना किसी ने नहीं निकाला था। पूरा का पूरा जगह एक ऐड आता था, पूरे घर के बदल डालूंगा, तो ये पूरे सरकार के अफसरों को बदल डाल रहा है। वहां पर अफसर मतलब सेक्रेटरी जिनके आगे लगता है वो मंत्री होते हैं, वहां डिफेंस सेक्रेटरी मतलब रक्षा मंत्री। तो ये जो है अपनी पॉलिसी, जिस पॉलिसी को आते ही बनाया था, चुनाव में गया था क्या कह के, नो न्यू वॉर मतलब कोई अब नया युद्ध नहीं, और आते ही दनादन युद्ध। सरकार बनाया तो लिखा नो स्कैल्प्स और दनादन हटाना शुरू कर दिया। ये है ट्रंप। आगे चलिए जरा, ये इनके थोड़ा परिचय भी इनका कर लेते हैं। काश पटेल एफबीआई डायरेक्टर हैं जो अगला विकेट गिरने वाला है। एफबीआई के 9वें डायरेक्टर हैं, फरवरी 25 से इस पद पर हैं। उन्हें ट्रंप के सहयोगी पूर्व नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के काउंटर टेररिज्म डिप्टी और इंटेलिजेंस अधिकारी के तौर पर जाना जाता है। मतलब ये लगातार इंटेलिजेंस में काम किए हुए हैं। वे डीप स्टेट के खिलाफ अपनी सख्ती के लिए मशहूर हैं। उनका हटाया जाना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एफबीआई अमेरिका की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है। देश की आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद विरोध, जासूसी रोधी अभियान, बड़े आपराधिक मामलों की जांच इसी के जिम्मे है। युद्ध के समय विदेशी जासूसों, घरेलू खतरों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चीजें सीधे इसी एजेंसी से जुड़ी होती हैं। अब युद्ध काल में इनको हटाए जाने की चर्चा क्यों है?
इतना महत्वपूर्ण ओहदा है, इसको हटाए जाने का मतलब है, एक लाइन उसमें गौर कीजिएगा, अभी चर्चा में आगे आएगा कि डीप स्टेट के प्रमुख मतलब प्रखर ये विरोधी रहे हैं। और डीप स्टेट मतलब आप जान लीजिए कि जो जूस है ना, यही है डीप स्टेट, जो इजराइल वाला, ये मतलब मुख्य, ये डीप स्टेट की रीढ़ है यही। 38-39 साल के डिस्क्रॉल, जो ये डिस्क्रॉल हैं कौन, जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, वो हटाए जाएंगे। डिस्क्रॉल सबसे युवा आर्मी सेक्रेटरी, सॉरी डिफेंस सेक्रेटरी नहीं, आर्मी सेक्रेटरी, जिन्होंने पिछले साल फरवरी में पदभार संभाला था। ये पूर्व आर्मी कैवलरी स्काउट रहे, इराक युद्ध में तैनात रहे, वकील और व्यवसायी के तौर पर भी पहचान रखते हैं। उन्हें आधुनिक ड्रोन तकनीकी और आर्मी आधुनिकीकरण पर जोर देने की वजह से ड्रोन गाई भी कहा जाता है। उनके पास अमेरिकी आर्मी की पूरी जिम्मेदारी है, जिसमें ट्रेनिंग, हथियार, बजट, ऑपरेशन है। ऐसे में वर्तमान ईरान युद्ध के दौरान आर्मी की भूमिका के लिए बहुत अहम पद है। आर्मी सेक्रेटरी को हटाया जाएगा, आर्मी चीफ को हटा दिया, आर्मी सेक्रेटरी का नंबर लगा है। आगे चलिए। ओरेगन की पूर्व कांग्रेस सदस्य और मेयर लोरी सावेज ने मार्च 25 में लेबर विभाग की प्रमुख के तौर पर पद संभाला। यूनियन फ्रेंडली रिपब्लिकन के रूप में जानी जाती हैं और छोटे व्यवसायों और श्रमिकों की हिमायती हैं। लेबर विभाग श्रमिक अधिकार, यूनियन वेतन, रोजगार और कार्यस्थल सुरक्षा देखता है। युद्ध की वजह से बढ़ती महंगाई, तेल की कीमतें और डिफेंस इंडस्ट्री में मजदूरों की जरूरतों को देखते हुए ये पद अर्थव्यवस्था के लिए क्रिटिकल है। इसको भी हटाया जाएगा, इसको भी हटाया जाएगा। इस युद्ध के में जो जो मोहरे जुड़े हैं युद्ध से, सबको हटा देगा। आगे लाइए जरा। जनरल रैंडी जॉर्ज को हटाया गया है बिना कोई कारण बताए। उनका रिटायरमेंट अगले साल 27 में होना था। उनकी जगह जनरल ला नीव को नियुक्त किया गया है, जो उत्तराधिकारी बनने से पहले हेक्सेथ के निजी सैन्य सहायक के रूप में कार्यरत थे। जो मैंने कहा ना, सूटकेस ब्रीफकेस उठा घूमता था। हेक्सेथ के नेतृत्व में हटाए गए वरिष्ठ सैन्य नेताओं की सूची अब चौंका देने वाली है। ज्वाइंट चीफ्स के चेयरमैन, नौसेना संचालन प्रमुख, वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ और उनके डिप्टी, रक्षा खुफिया प्रमुख, साइबर कमांड प्रमुख, तटरक्षक बल के कमांडेंट, सभी शीर्ष सैन्य वकील और अब सेना के चीफ ऑफ स्टाफ, ये सब हटाए जा चुके हैं। अब कैसा युद्ध हो रहा है, इस युद्ध को अमेरिका में जाकर देखने की जरूरत है। जनरल रैंडी जॉर्ज एक इन्फेंट्री अधिकारी हैं। वे वेस्ट पॉइंट मिलिट्री अकादमी से स्नातक हैं और उन्होंने पहले की खाड़ी युद्ध, गल्फ वॉर, इराक और अफगानिस्तान में सेवा की है, जो आर्मी चीफ थे। उन्हें 2023 में आर्मी के शीर्ष पद पर नियुक्त किया गया था। यह पद आमतौर पर 4 साल का होता है। इस पद से पहले जॉर्ज आर्मी के वाइस चीफ के रूप में कार्यरत थे और उससे पहले वे तत्कालीन रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के सीनियर मिलिट्री एडवाइजर थे। उन्होंने 2021 से 22 तक बाइडेन प्रशासन के दौरान ऑस्टिन के टॉप मिलिट्री एड के रूप में भी सेवा की थी। उसके बाद आर्मी के वरिष्ठ नेतृत्व भूमिकाओं में आए थे। यानी पूरा हार्डकोर वॉर और आर्मी के बैकग्राउंड वाला, जिसको वॉर 91 खाड़ी युद्ध से लेकर सारा अफगानिस्तान सबका अनुभव था, वो आर्मी चीफ तक पहुंचा था, उसको हटा दिया गया। भाऊ, मैं एक लाइन में, ये जो पीट हेग्सेथ है, ये एंकर था फॉक्स न्यूज का। फॉक्स न्यूज वहां का सबसे तेज वाला न्यूज मान लीजिए। अमेरिका में भी एक दो गोदी हैं, तो फॉक्स उसमें सबसे सबसे नंबर 1 पे है। उसका ये एंकर था, प्रेजेंटर था, और इसको जो है बना दिया युद्ध मंत्री, और ये सबको हटा रहा है। हालांकि अपने मन से नहीं हटा सकता। वही हमारे यहाँ है कि रक्षा राजनाथ सिंह को आप कुछ भी उनकी निंदा कर लीजिए, निंदानाथ की, होता सब मोदी की मर्जी से है। यानी ट्रम्प पागल हो चुका है क्या? सनकी राजा अब अपनी सेना को तबाह करने पर आमादा है। देखिए आशीष, इस युद्ध को लेकर पहले दिन से पेंटागन के कुछ रिजर्वेशंस थे। 100 दिन उनके पास बजट नहीं था। उन्होंने बाकायदा इंडस्ट्रियलिस्ट को बुला के बोला था कि प्रोडक्शन दुगना करो। और जो सेना को बताया गया था कि 100 घंटे में 16,000 करोड़ में हम ये अभियान खत्म कर देंगे।
लेकिन ये अभियान खत्म नहीं हुआ। जब आप सेना को उतारते हैं तो उनको कुछ इंटेलिजेंस इनपुट भी देना होता है। आप उनको बलि का बकरा बना के सामने नहीं पेश कर सकते कि आप गाजर मूली की तरह कट जाओ। इसमें सेना का बहुत नुकसान हुआ है, काफी नुकसान हुआ है। और सेना को ये बात तो समझ में आ गई कि ना कुछ इनपुट था, ना कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज था कि हम किससे लड़ रहे हैं। दूसरी बात, हम युद्ध के लिए गए लेकिन हम इसको युद्ध नहीं कह रहे हैं। हम युद्ध लड़ रहे हैं लेकिन हम इजराइल के लिए लड़ रहे हैं। बहुत कुछ जो रिपोर्ट्स है अमेरिका से, ये जो वेनेजुएला का ऑपरेशन हुआ, इसमें भी ये इथिकल नहीं है, ऐसे कुछ सेना के लोगों का कहना था। लेकिन ऊपर से ऑर्डर आए तो उन्होंने एग्जीक्यूट किया। इसके बाद जब लगातार पेंटागन, देखिए आप, व्हाइट हाउस एक स्टेटमेंट देता है और पेंटागन भी अलग करता है, यही से डिफरेंस दिख जाएगा आपको। पेंटागन लगातार बता रहा था कि हम ईरान में कुछ हासिल नहीं कर पा रहे, ईरान में हम किस लिए जा रहे हैं हमको अभी फोकस पता नहीं। ये पेंटागन का स्टेटमेंट है, जिसके बाद रिपब्लिकन सांसद जो है वो बाहर बहुत गुस्से में बाहर आके उन्होंने बिल्कुल बुरी तरह से अपना क्रोध व्यक्त किया कि आप मूर्ख बना रहे हैं देश को। जब पेंटागन कहता है कि उनके पास कोई फोकस नहीं है, जब पेंटागन कहता है कि उनको कुछ मालूम नहीं है, ऐसे में आप हमको ये बता रहे हैं कि कभी बोलते हैं कि हमको परमाणु खत्म करना है, कभी बोलते हैं उनका मिसाइल का जखीरा खत्म करना है, कभी आप उनको बोलते हैं कि उनकी पूरी हमको रिजिम चेंज करना है, फिर कहते हैं कि हमको हार्मुज खोलना है, फिर कहते हो कि हमको रिजिम का मतलब नहीं है, फिर कहते हो कि हमको उनके ऑयल पे कब्जा करना है। क्या फोकस के लिए आर्मी लड़ रही है? आर्मी और व्हाइट हाउस, पेंटागन और व्हाइट हाउस, इसमें बहुत सारी एक ओपिनियन ऑफ जो उसमें बहुत मतलब जो विचार मिलते नहीं थे। कहीं ना कहीं ट्रम्प के इस पागलपन को वहां की आर्मी, जो प्रोफेशनल आर्मी है, वो हर जगह पे कोई ऑब्जेक्शन उठा रही थी या ऑब्स्टिकल बन रही थी, और ट्रम्प को वो चाहिए था जो उसके पागलपन के लिए जो चाहे वो करे। ऐसे में जब मुझे लगता है कि फुट डाउन क्या होगा, खासकर आर्मी उतारने में, जब आर्मी ग्राउंड पे उतारने की बात हो रही थी, तो पेंटागन ने कहा कि नहीं, हम आर्मी नहीं उतारेंगे, हम छोटे छोटे छापा युद्ध करेंगे। और ये सारी बातें, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था कि हम सैन्य उतारेंगे जमीन पर, वो कह रहे थे कि हम स्वागत कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम, पेंटागन कह रहा है कि हम छापामारी का युद्ध करेंगे, जमीन पे नहीं उतारेंगे। 50,000 जो सैनिक थे, उनकी सुरक्षा को लेके वाकई इंडियन अमेरिकन आर्मी बहुत परेशान थी। बाद में आप 2,500 और 6,000 के आसपास कमांडो, नेवी सील 3500 और 2,000 दूसरे उतार रहे थे एयरबॉर्न ट्रूप्स। उनकी क्या फोकस है, और वह क्या उनके भरोसे आप जमीन का युद्ध करोगे क्या? क्योंकि जो 50,000 ऑलरेडी आपके खाड़ी में है, वो कोई युद्ध करने लायक नहीं है रहे, या वो युद्ध के लिए वहां पे नहीं थे। ये सारी बातें जब सामने आई तो कहीं ना कहीं एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा था, और उसका जो विस्फोट है ये हुआ कि इसके पहले दर्जनों अधिकारी निकाले गए, जो आपने पूरी लिस्ट दी कि नेवी चीफ भी निकाला गया, एयरफोर्स चीफ भी निकाला गया। ये सारे इसलिए निकाले गए क्योंकि कुछ लोगों ने फुट डाउन किया कि हम नहीं करेंगे। और मुझे लगता है आखिरी विकेट जो था, ये सबसे बड़ा विकेट है कि जो प्रमुख है, सेना प्रमुख है आपके, जॉर्ज हेनरी, इनको आप जबरिया रिटायर करके घर पे बिठा रहे हैं। ऐसे क्राइसिस में जब आर्मी कंफ्यूज्ड है, ऐसे क्राइसिस में कि आप युद्ध जैसी स्थिति में है खाड़ी के देशों में, ऐसे क्राइसिस में कि नाटो, यूरोपियन यूनियन आपके साथ नहीं है, ऐसे क्राइसिस में कि अब आपके मिडिल ईस्ट के मित्र भी आपको दूरी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे क्राइसिस में कि इजराइल खुद अपने सैन्य आपके साथ उतरना नहीं चाहता, ऐसे बड़े क्राइसिस में यदि आप बदलाव करते हैं तो ये सिर्फ आपकी पागलपन की हद है। ये पागलपन है आपका। आपको एक्शन लेनी थी, ये युद्ध खत्म करते। आप जब कही रहे थे कि 4 सप्ताह में मैं युद्ध खत्म कर रहा हूं, तो आप युद्ध खत्म करते, उसके बाद एक्शन लेते। आप बोलते कि युद्ध में मुझे जो चाहिए वो परिणाम नहीं निकाल पाई, इसलिए मैं इनको निकाल रहा हूं। लेकिन युद्ध के बीच में आप निकाल रहे हैं क्योंकि आपके कुछ पागलपन के फैसले आर्मी नहीं लागू करती। देखिए, पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, कुछ टेक्निकल इश्यूज होते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि विदेश नीति हो, अर्थनीति हो, या तुम्हारी आर्मी हो, ये जो चीजें हैं, जैसे हमारा एटॉमिक प्रोग्राम है, यहाँ पे कोई भी प्रधानमंत्री आया तो वो पढ़ा लिखा भी नहीं रहता है। कई बार वो कोई बड़ा, हमारे अटल जी बहुत हिंदी के प्राज्ञान पंडित थे और बहुत अच्छे कवि थे,
लेकिन आप उनको E=mc² करके आप परमाणु का फार्मूला ही पूछे तो वो तो नहीं कहेंगे। उनको कहीं ना कहीं अपने उन टेक्निकल लोगों पर डिपेंड करना होगा जो इस क्षेत्र को जानते हैं। तो हमारा मंगलयान इसलिए नहीं चला गया कि मोदी जाके वहां पे मंगल की पूजा कर ली है और कोई मंगल का जप अप कर लिया तो मंगलयान चला गया। ये हमारे साइंटिस्ट की मेहनत थी, हमारे साइंटिस्ट का ही अचीवमेंट था। आर्मी यदि हमारी जीतते है तो आर्मी का स्ट्रेटेजी होता है। अब ये मूर्खतापूर्ण बयान था कि वो आर्मी वाले आए मेरे को, मतलब ये कई बार क्या होता है, हिंदी सीरियल देखने के और फिल्में देखने का इम्पैक्ट कई बार हो जाता है और प्रधानमंत्री पे ऐसा इम्पैक्ट हो तो मुझे लगता है कि ये देश के लिए भी घातक है। जैसा पांडव वन में जाने के पहले भीष्म पितामह के चरण छू के कहते थे कि पितामह आशीर्वाद विजयी भव कहते थे। वो देख देख के इन्होंने कहा कि वो सर्जिकल स्ट्राइक के पहले सारे पायलट मुझे मिलने आए थे आशीर्वाद देने बिल्कुल कि जा रहे हैं और बता रहे थे कि थोड़ा सा लेट हो रहे हैं क्योंकि बादल है, थोड़ा सा बादल क्लियर हो। तो मैंने कहा बोले यही तो टाइम है बादल के पीछे छुप के। ये जो मूर्खतापूर्ण काम है इस पे, ये आपका काम नहीं है बादल के पीछे छुपे कि बादल के ऊपर से उड़े। ये वो ऑपरेशन तय करते हैं और जो ऑपरेशन वो इतना सिक्रेटिव रहता है कि वो प्राइम मिनिस्टर को भी मालूम नहीं था। जो लोग फ्लाइट मतलब जो लोग एयर स्ट्राइक पे गए थे उन्हें पता नहीं था कि एयर स्ट्राइक करना कहाँ है। हवा में जाने के बाद उनको डायरेक्शन मिले थे। कई लोग मुझे एयर स्ट्राइक में जो इन्वॉल्व थे, वो उसमें से कुछ सैनिक स्कूल के भी लोग इन्वॉल्व थे जो हमारे सीनियर थे। उनसे जब रिटायरमेंट के बाद बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये तो अलग अलग बेस से लोग उड़े थे, उनको पता भी नहीं था हवा में जाने के बाद इस साइड पे आ जाएंगे। तब उनको पता पड़ा कि हमें अब इस स्ट्रेटेजी पे जाना है। इट वॉज सो सिक्रेटिव। लेकिन ये ऐसे पागल यदि लोग सत्ता में बैठे रहेंगे तो ये ऐसे ही परिणति होगी। तो मैंने कहा ना, एक छोटे मियाँ बड़े मियाँ सुबह नाना टाइप मामला हो गया। वो वहां पे वही करना चाहते कि जो उनके विम्स है। मैं पाषाण युग में लेके जाऊंगा। अरे पाषाण युग में कैसा लेके जाएगा तू? रसगुल्ला रखा है क्या वो? उस आर्मी को भी मालूम है किसी को पाषाण युग में लेके जाने का मायने क्या है। तो कौन ऐसे ऐसे पागलों का कोई टेक्निकल आदमी साथ नहीं देगा। किसी ने कह दिया कि यदि मैं एक गायत्री मंत्र फूकता हूं पेट्रोल की टंकी में, देखो फ्लाइट उड़ेगी आपकी। कौन पायलट उड़ाएगा फ्लाइट आशीष बिना पेट्रोल का गायत्री मंत्र फूकने के? तो वो मना करेगा, तो ये बोलेंगे मैं पायलट को निकाल देता हूं, उड़ नहीं रहा है नालायक। ये ऐसा पागलपन है। इसलिए आप देखिए सारे टेक्निकल लोग जा रहे हैं। हाँ, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट नहीं, सारे टेक्निकल अपॉइंटमेंट जा रहे हैं। आपके लीगल डिपार्टमेंट के लोग जा रहे हैं, आपके FBI के लोग जा रहे हैं। FBI को इसकी परेशानी है कि ये सारा एप्स्टीन का मामला जो फाइल का था वो FBI का था। FBI ने भाई तब इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट में जमा कर दिया। अब वहां कानून के तहत कोर्ट इसको रिलीज करेगी, उसमें FBI क्या करेगा? उसमें लीगल टीम क्या करेगी? कुछ कानून बने हैं, उस कानून के तहत तो बाहर आ रहा है। अब आपके अय्याशी बाहर आएगी, उसमें हम क्या करेंगे? नहीं, हर डिपार्टमेंट से जो जा रहे हैं ये उसके एक्सपर्ट है। आर्मी से जो जा रहा है वो जो वॉरफेयर का एक्सपर्ट है, सेना प्रमुख, वो जा रहा है। वो जो है इंटेलिजेंस से किसको हटाया जा रहा है? जो इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट ये आशीष जी, पॉलिटिकल लीडरशिप जब एक तय करती है, पॉलिटिशियन लीडरशिप ने ये तय कर लिया कि हमको पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना है। अब वो जवाब देना आर्मी नेवी एयरफोर्स का काम है। वो प्लान करते हैं, वो आपको सूचित जरूर करते हैं कि साहब हमने पूरा प्लान कर दिया है, अब इस दिन स्ट्राइक करना चाहते हैं, आपकी फाइनल अनुमति। लेकिन ये थोड़ी पूछते फिर एक बार आप फाइनल बता दो साहब, अब क्या करें, कैसे करें? कल धीरूभाई अंबानी यदि पेट्रोकेमिकल में जाके कैसा पेट्रोल, मुझे क्रूड का पेट्रोल बनाना ये खुद ही तय करेंगे वहां खड़े होके, तो चल गई रिलायंस। वो छोड़िए, हमारे यहाँ एक मैं प्रधानमंत्री तुलनात्मक रूप से बता दूं, इंदिरा गांधी के समय में भारत की सबसे बड़ी विजय 71 की है। इंदिरा गांधी के समय में मानेकशॉ को इंदिरा गांधी ने जब पहले युद्ध के लिए कहा था, तो जब वाकई युद्ध जब दिसंबर में हुआ है उससे 4 महीने पहले की तैयारी थी। लेकिन सैम मानेकशॉ ने कहा कि अभी नहीं कर सकते हम, अभी बारिश का वक्त है, बरसात है, बरसात निकलने के बाद। अब अगर मोदी जी होते कहते बहुत बढ़िया मौका है, सब विपक्षी कीचड़ में फिसल जाएंगे, पानी बरसात में कीचड़ में फिसल जाएंगे सब, उसमें तुम लोग अपना जीत लेना। इनके जैसा काबिल आदमी। जब मानेकशॉ ने 4 महीने मांगे तो मानेकशॉ को 4 महीने पे प्रेस करने के बजाय उन्होंने वो 4 महीने विश्व में घूम घूम के अपने भारत के प्रति समर्थन जताया था। क्योंकि
इंदिरा गांधी ने ये नहीं कहा कि भाई मानेक शॉ को मैंने कहा कि ऐसा थोड़ी है, इधर से लोड करो बंदूक, करो उधर से फायर करो। मतलब इसके लिए आपको एक मैच्योरिटी चाहिए होती है। मात्र आप चुनाव जीत के आए और आपके पास लोग हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पद के काबिल हैं। एक मैच्योरिटी, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाहिए। जब नरसिंह राव ने फाइनेंस मिनिस्टर बनाया उनको, मनमोहन सिंह को, तो नरसिंह राव रोज उनको फोन नहीं करते इस बैंक का चेयरमैन कौन होगा, इस बैंक का चेयरमैन कौन होगा। नरसिंह राव ने कहा कि ये इकोनॉमी हमारी इतनी बुरी स्थिति में फंस चुकी है कि चंद्रशेखर जी के उस टाइम में हमने गोल्ड लेके पैसा लिया, हमको पैसा कोई देने को तैयार नहीं, लोन, ये आप सुधारिए। और उस आदमी ने 5 साल लगा के इस देश की इकोनॉमी को लाइन पे लगाया। तब वो सारे पैरामीटर्स उन्होंने जो किए वो उस हिसाब से कहते हैं। मुझे एक नरेंद्र यादव है जो तब रिजर्व बैंक में हुआ करते थे, उन्होंने एक किस्सा सुनाया कि वो रिजर्व बैंक में नहीं तो हाँ ऐसी किसी पोस्ट पे थे और मनमोहन सिंह जी के साथ काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह भी एक जगह फंस गए, एक इशू जो था उससे एड्रेस नहीं कर पाए। तो उन्होंने जो अपने साथ इकोनॉमिस्ट है, क्योंकि नरेंद्र यादव भी एक इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं, तो वो सब बैठ के उन्होंने कहा कि नाउ आई एम इन अ फिक्स, आई नीड अ सॉल्यूशन फॉर दिस, लेट अस वर्क टुगेदर। उन्होंने भी कहा, उन्होंने उठ के उस तत्कालीन जो प्रधानमंत्री को नहीं कहा कि अब मैं क्या करूं आप बताओ, और प्रधानमंत्री ने अपने अक्ल जोड़ के, जिनको फाइनेंस का फ नहीं आता वो बताएंगे, वो नरेंद्र यादव ने 3 दिन बाद उनको एक सोल्यूशन दिया। तो उन्होंने कहा कि अरे एक्सलेंट, तो उन्होंने कहा कि हाउ डू यू थिंक ऑन दिस। तो उन्होंने कहा कि आई एम वेरी सॉरी, इट इज नॉट माय ओरिजिनल आइडिया, दिस इज रेफर्ड इन वन ऑफ द बुक्स रिटन बाय Baba Saheb Ambedkar on finance. So just I remembered that and I went through the book again. And if this is the situation, this could have been the solution. ये मैंने बताया उनको। तो ये ऐसा चर्न आउट होता है, ऐसा एक दिन में नहीं होता। वो पेंटागन का चीफ भी होगा, अपने हमारे आर्मी चीफ भी है, वो सुबह उठ के डिसीजन नहीं लेते, वो भी अपने सबऑर्डिनेट्स को सबके फीडबैक लेते हैं, ग्राउंड रियलिटी पता करते हैं, क्या चीज है क्या नहीं, कितना दिन युद्ध लड़ सकते हैं, हमारे पास आर्म्स एंड एम्युनिशन कितना है। एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक है युद्ध लड़ना भाई। युद्ध लड़ना आपको सुबह उठ के कि मैं दिखा दूंगा, चलो आज इनको मैं हटा कर दूंगा, कल मैं इनको बंद कर दूंगा, 48 घंटे का। अरे आप किस बेस पे 48 घंटे का आपने हार्मुज खोलने का उनको वार्निंग दिया? बेइज्जती हो गई इसमें, अमेरिका की बेइज्जती हो गई, प्रेसिडेंट की तो उसकी तो कोई इज्जत है ही नहीं, व्हाइट हाउस की बेइज्जती होगी, व्हाइट हाउस एक एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूट है। आर्मी की बेइज्जती होगी, लोग हंसते होंगे आर्मी के ऊपर, 48 घंटे का नहीं खोल पाए तो। अरे आप पहले पूछते आर्मी को हम खोल पाएंगे कि नहीं पाएंगे। आपका वो बोलता है कि हम नेवी को, हमारी नेवी घुस जाएगी होर्मुज में, हम देखते हैं कौन जहाज रोकता है। नेवी ने कहा कहां घुसेंगे भाई, कैसे बोल दिया आपने? फिर उन्होंने अपने शब्द वापस लिए। ये जो ओछापन है, मैंने वही कहा ना, एंकर को यदि आप डिफेंस मिनिस्टर बनाओगे तो यही होगा आशीष। ये बताइए, मैं इसमें आखिर में ये समझना चाह रहा हूं कि सबको हटा रहा है, सबको हटा दे, मान लिया जो केंट आतंकवाद विरोधी यूनिट के हेड थे, चीफ थे, उन्होंने कहा कि कोई आतंकी खतरा नहीं था ईरान से, कोई आतंकी खतरा नहीं, वो हटाए गए। ये आर्मी चीफ ने कहा कि जमीन पर सैन्य अभियान, जो इनपुट्स हैं वो हटाने की एक वजह है कि जो जमीनी अभियान ये करना चाहता था, आर्मी चीफ ने मना कर दिया। और आर्मी चीफ का दायित्व है मना करना, वो ऐसे कहीं भट्टी में थोड़ा झोंक देगा अपने सोल्जर्स को। आर्मी का जो चीफ होता है, उसका हर सैनिक उसका बच्चा होता है। हाँ, वो अपने बच्चों को कैसा आर्मी झोंक देगा? बच्चे शहादत में तैयार है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत लोगों को लगता होगा कि हमारे यहाँ शहादत होती तो लोग सैल्यूट करते हैं और वो गैस एजेंसी मिलती है, वो नहीं है। एक एक शहादत होती है तो जो कंपनी कमांड या जो यूनिट कमांडर होता है वो खाना नहीं खाता 2 दिन, अपना सगा भाई चला गया, ऐसा दुख होता है उनको। क्योंकि जब आप फ्रंट पे रहते हो तो सब एक साथ एक दूसरे के सगे बन के रहते हैं। तो इतनी कैजुअलिटीज हो रही उसको दिख नहीं रहा है, आप जनता से छुपा रहे हो कैजुअलिटीज। लेकिन आर्मी चीफ को मालूम नहीं कितने लोग अभी तक कितने लोग चले गए, शहीद हुए हैं। आप मीडिया को बोलते हो मत दिखाओ, लेकिन जिसके घर में डेड बॉडी जाती है वो मालूम है ना परिवार। और उसको होता है। वो प्रधानमंत्री हमारे यहाँ कह सकते हैं कि हमारे 26 मरे तो हमने उनके 46 मारे।
ये आईपीएल का स्कोर आप रखो ना, किसके कितने मारे, लेकिन मेरे यहाँ एक भी शहादत होती है तो मेरे वो चाइनीज के 100 शहादत मेरे कोई लेना देना नहीं। चाइनीज में 100 मरते हैं तो चीन के, लेकिन मेरे यहाँ की एक शहादत इंपॉर्टेंट है। ये स्कोर कार्ड नहीं खेला जाता यहाँ पे, आईपीएल का मैच नहीं है। तो उनको पूछो लोग क्या आहत होते हैं और डेडिकेशन कैसा होता है। आज हमारे बैच का प्रदीप ताठौड़े, मेजर प्रदीप ताठौड़े कारगिल में शहीद हुआ। आशीष इतने साल कारगिल होने के बाद भी आज भी उसके जन्मदिन के दिन पूरे पूरे लोग उस गार्डन में खड़े होते हैं, जो गार्डन उसके नाम का है, उसका पूरा परिवार साथ पूरा बैच खड़ा होता है। आज उसके साथ जो यूनिट के लोग थे आज भी उस परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। एक मेजर प्रदीप ताठौड़े नहीं गया, सैकड़ों सैकड़ों कैराओं में, एक नहीं, वो जिस गांव में था उस गांव से लेके उसके स्कूल तक, सैनिक स्कूल के बैचमेंट हमारे जैसे तक आज भी उस जख्म को दिल में लेके घूम रहे हैं। और आज भी जब भी हमारा गेट टुगेदर होता है याद आती है उसकी, आंखें नम होती है। शहादत एक नहीं होती। आज अमेरिका में शहादतें हो रही है और वो ये उसके ऊपर कहता है कि वी आर विनिंग, वी आर विनिंग। उस आर्मी चीफ का दिल पे क्या गुजरती होगी ये पूछिए। और क्यों नहीं मना करेगा? गाजर मूली के कट्टे किससे मना करे और किसके लिए लड़ेंगे? अमेरिका पे आते तो यही आर्मी के पूरा झोंक देता अपने आप को। इजराइल का युद्ध तुम लड़ रहे हो, इजराइल का पागलपन। तुम्हारी आईआरजी के कुछ इजराइल में होंगे, इसलिए तुम इजराइल के कहने पे नाच रहे हो। आर्मी ने क्या किया भाई? ये कुल मिला जुला करके सैन्य विद्रोह की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर ऐसे करेंगे तो यही हालात होते हैं। सोवियत रूस बटा था, ऐसे ही अगर हालत रही तो ये अमेरिका 51वां 52वां 53वां स्टेट नहीं आएगा, जो 50 है ये भी बचाना मुश्किल हो जाएगा। यही कुल मिला जुलाकर आप मानिए निष्कर्ष है। इजाजत हमें दीजिए, हम फिर आते हैं अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।